हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी। चैप्टर है आपका एवोल्यूशन। हेडिंग है आपका हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। तो आइए हम लोग समझते हैं हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल होता क्या है। ध्यान समझिएगा। स्टार्ट करते हैं हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। ठीक है। इन अ गिवन पॉपुलेशन वन कैन फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑकरेंस ऑफ एलील ऑफ ए जीन आर ए लोकस। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इस प्रिंसिपल में बताया गया है कि इन ए गिवन पॉपुलेशन, किसी दी गई जनसंख्या में, ठीक है, वन कैन फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एलील ऑफ ए जीन आर ए लोकस। किसी जीन या लोकस के एलील की फ्रीक्वेंसी का पता लगाया जा सकता है। ठीक है। तो इन ए गिवन पॉपुलेशन, किसी दिए गए जनसंख्या में, वन कैन फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एलील ऑफ ए जीन आर लोकस। ठीक है। तो आप जो है किसी भी एलील के जीन या फिर लोकस के फ्रीक्वेंसी का पता लगा सकते हैं। किसी दी गई जनसंख्या में किसी जीन या लोकस के एलील की फ्रीक्वेंसी का पता लगाया जा सकता है। ठीक। दिस फ्रीक्वेंसी इज सपोज टू रिमेन फिक्स्ड एंड इवन रिमेन द सेम थ्रू जनरेशन। और ये जो फ्रीक्वेंसी होती है यह फिक्स होती है और यहां तक कि जनरेशन टू जनरेशन भी फिक्स होती है। ठीक है। ये जो फ्रीक्वेंसी है यह स्थिर होती है और पीढ़ियों तक एक जैसी बनी रहती है। दिस फ्रीक्वेंसी इज सपोज टू रिमेन फिक्स एंड इवन रिमेन द सेम थ्रू जनरेशंस। ठीक है। तो हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल में बताया गया है कि किसी दी गई जनसंख्या में किसी जीन या लोकस के एलील की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका पता लगाया जा सकता है और यह फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, स्थिर रहती है और यह जनरेशंस में भी एक जैसी बनी रहती है, जनरेशन में भी कांस्टेंट रहती है। हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल स्टेटेड इट यूजिंग एल्जेब्रिक इक्वेशन। हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल में इसी बात को एक एल्जेब्रिक इक्वेशन के माध्यम से कही गई है। ठीक है। ये जो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी की बात है किसी गिवन पॉपुलेशन में, इस बात को हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल में एक एल्जेब्रिक इक्वेशन के माध्यम से समझाया गया है। ठीक है। तो आइए देखते हैं। दिस प्रिंसिपल से दैट एलील फ्रीक्वेंसी इन ए पॉपुलेशन आर स्टेबल। ठीक है। हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल में कहा गया है कि पॉपुलेशंस में ये जो एलील फ्रीक्वेंसीज हैं वे स्टेबल होती हैं। पॉपुलेशंस में एलील फ्रीक्वेंसी क्या होती हैं? स्टेबल होती हैं, स्थिर होती हैं। एंड इज कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, और यह पीढ़ी दर पीढ़ी भी कांस्टेंट रहती हैं। इस सिद्धांत में कहा गया है कि पॉपुलेशन में एलील फ्रीक्वेंसी स्थिर होती है और जनरेशन टू जनरेशन एक समान होती हैं। दिस प्रिंसिपल से दैट एलील फ्रीक्वेंसीज इन ए पॉपुलेशन आर स्टेबल। एलील फ्रीक्वेंसी जो है पॉपुलेशन में वह स्टेबल है। पॉपुलेशन की बात की जा रही है, किसी इंडिविजुअल की बात नहीं की जा रही है, कुछ लोगों की बात नहीं की जा रही, पूरे पॉपुलेशन की बात की जा रही है। पॉपुलेशन में एलील की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कांस्टेंट होगी, स्थिर होगी, स्टेबल होगी। एंड इज कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, और पीढ़ी दर पीढ़ी भी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है। जनसंख्या में एलील आवृत्तियां जो हैं स्थिर होती हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी एक समान होती हैं। द जीन पूल रिमेन ए कांस्टेंट। जो जीन पूल होगा वह कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। जीन पूल जो है कांस्टेंट रहेगा। अब जीन पूल मतलब, जीन पूल में आ जाएंगे आपके टोटल जीन एंड देयर एलील इन ए पॉपुलेशन। ठीक है। टोटल जीन एंड देयर एलील इन ए पॉपुलेशन, इसको आप क्या कहेंगे? जीन पूल कहेंगे। ठीक है। द जीन पूल मीन्स टोटल जीन एंड देयर एलील इन ए पॉपुलेशन रिमेन ए कांस्टेंट। ठीक है। तो जीन पूल जो होता है वह कांस्टेंट रहता है। ठीक है। टोटल जीन और उनके जो एलील्स होते हैं पॉपुलेशन में वे कांस्टेंट रहते हैं। ठीक। दिस इज कॉल्ड जेनेटिक इक्विलिब्रियम।
ठीक है, दिस इज कॉल्ड जेनेटिक एक्विलिब्रियम। इसे क्या कहा जाता है? जेनेटिक एक्विलिब्रियम कहा जाता है, इसे आनुवांशिक संतुलन कहा जाता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड जेनेटिक एक्विलिब्रियम, इसे जेनेटिक एक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक, सम टोटल ऑफ ऑल एलिक फ्रीक्वेंसी इज 1। सभी जो एलिक फ्रीक्वेंसी है उनका टोटल सम कितना होता है? 1 के इक्वल होता है। ठीक है, सम टोटल ऑफ ऑल एलिक फ्रीक्वेंसी इज 1। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि टोटल एलिक फ्रीक्वेंसीज जो हैं उनका सम जो है 1 के इक्वल होगा। सम टोटल ऑफ ऑल द एलिक फ्रीक्वेंसी इज 1। जो एलिक फ्रीक्वेंसी आएगी उनका टोटल सम किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। ठीक, आइए इसी बात को समझते हैं डिटेल में। इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज को लेकर समझते हैं और इनका सम किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के माध्यम से, फॉर एग्जाम्पल, ठीक, उससे पहले हम आपको एक कंसेप्ट समझा रहे हैं, ध्यान समझिएगा। मेंडल से हम ले रहे हैं। मेंडल में आपने देखा था कि जो प्लांट थे, पी प्लांट थे, उसमें जो साइज की बात की गई थी, प्लांट के साइज की, लेंथ की बात की गई थी, तो वे 2 टाइप्स के पी प्लांट मिलते थे। एक था आपका टाल प्लांट और एक था ड्वार्फ प्लांट। ठीक है, तो जो साइज ऑफ प्लांट्स हैं उनके 2 एलिल्स हैं, एक टाल है और एक ड्वार्फ है। ठीक है, टाल को रिप्रेजेंट वहां किया जाता था कैपिटल टी से, और ड्वार्फ को रिप्रेजेंट करते थे स्मॉल टी से। ठीक, तो फिर पुनेट स्क्वायर में आपने जब सेकेंड जनरेशन तैयार किया था तो उसके लिए आपने क्रॉसिंग कराया था पुनेट स्क्वायर में। तो आइए वही प्रोसेस यहां पर भी करते हैं। इसको ऊपर वाले को मेल लेते हैं और नीचे वाले को फीमेल लेते हैं। आइए देखते हैं इसको। चलो, तो इधर वाले को हम मेल ले रहे हैं, इधर फीमेल लेते हैं, और यहाँ पे आपका कैपिटल टी और स्मॉल टी, और ऊपर जो है आपका इधर कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक, अब यहाँ पे क्रॉसिंग करा के लिखा जाता है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और इधर है आपका कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। ठीक, अब इस रिजल्ट में ध्यान से देखें तो कैपिटल टी और स्मॉल टी एक बार है, कैपिटल टी एक बार है और स्मॉल टी एक बार है, और कैपिटल टी स्मॉल टी कितने बार है? 2 बार है। कैपिटल टी स्मॉल टी कितने बार हैं? 2 बार हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी 2 बार हैं। ठीक, और कैपिटल टी स्मॉल टी एक बार है। ठीक है, अब इनका टोटल सम एलिक फ्रीक्वेंसी जो होगा वो 1 के बराबर होगा। टोटल सम एलिक फ्रीक्वेंसी 1 के बराबर होगा। ठीक, इसी बात को आप दूसरे टर्म को लेकर प्रूव कर सकते हैं, जैसे पी और क्यू। ठीक है, बुक में आप देख रहे हैं पी और क्यू लिया गया है, और यहां पर ए और स्मॉल ए की बात की गई है। जैसे हम कैपिटल टी और स्मॉल टी की बात कर रहे हैं, उसी तरह यहां पर, ठीक है, कैपिटल ए और स्मॉल ए की बात की गई है। ठीक है, तो ठीक इसी तरह से हमें समझना है। एक लिया गया आपका कैपिटल ए और एक स्मॉल ए। कैपिटल ए रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? पी को, स्मॉल पी को, और स्मॉल ए रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल क्यू को। ठीक, तो जब कैपिटल ए और स्मॉल ए के बीच में क्रॉसिंग कराई जाएगी और उसको पी और क्यू के टर्म में लिखा जाएगा, ठीक है, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो जब हमको रिप्रेजेंट करना होगा तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो जिस तरह से कैपिटल टी को आपने रिप्रेजेंट किया, उसी तरह से आप रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल ए स्मॉल ए को, और इसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं पी से, स्मॉल, ठीक है, स्मॉल पी से। तो यह हो जाएगा आपका स्मॉल पी और स्मॉल पी। ठीक है, तो यह आपका हो जाएगा पी स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे आप?
पी स्क्वायर लिखेंगे। उसी तरह जिस तरह से आप स्मॉल टी यूज कर रहे हैं, उसलिए स्मॉल ए यूज कर रहे हैं, तो इसको आप लिखेंगे स्मॉल क्यू स्क्वायर। ठीक है, स्मॉल क्यू स्क्वायर। और जो आप यूज किए हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, उसके लिए आप यूज करेंगे कैपिटल टी मतलब कैपिटल ए स्मॉल ए। इसके लिए आप यूज करेंगे पी क्यू। तो अभी आपने देखा कैपिटल टी स्मॉल टी 2 बार आए थे यूनिट में, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 बार आए थे, इसलिए आप इसके लिए लिखेंगे 2 कैपिटल ए स्मॉल ए, और इसके लिए आप लिखेंगे 2 पी क्यू। ठीक है, इसके लिए आप क्या यूज करेंगे 2 पी क्यू। तो इस तरह से हम, ठीक है, लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू इक्वल टू 1, या पी स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1, या फिर हम लिख सकते हैं पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर। इसी बात को जो है यहां पर समझाया गया है। ठीक है, कि फ्रीक्वेंसी जो होगी वह एलिलिक फ्रीक्वेंसी का सम जो आएगा वह टोटल 1 के इक्वल होगा। तो आइए समझते हैं, देखें ध्यान से, समझें। हाँ, कैन बी नेम पी क्यू ईटीसी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम पी और क्यू के रूप में समझाएंगे। अभी हमने आपको कैपिटल टी स्मॉल टी के लेकर समझाया था, अब यहाँ पे पी और क्यू को लेकर समझेंगे। देखें ध्यान से, इन अ डिप्लॉयड में पी एंड क्यू रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील कैपिटल ए एंड एलील स्मॉल ए। तो आप देख रहे हैं कि कैन बी नेम्ड पी क्यू इन ए डिप्लॉयड, किसी डिप्लॉयड में पी एंड क्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील कैपिटल ए एंड एलील स्मॉल ए। ठीक है, तो डिप्लॉयड में एलील कैपिटल ए को रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल पी, और एलील स्मॉल ए को रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल क्यू। ठीक, तो द फ्रीक्वेंसी, देखिए ध्यान से, द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन इज सिंपली पी स्क्वायर। तो फ्रीक्वेंसी अगर कैपिटल लेंगे तो इंडिविजुअल में, पॉपुलेशन में, तो उसको आप सिंपली कैसे लिखेंगे, की स्क्वायर के रूप में। तो द फ्रीक्वेंसीज ऑफ कैपिटल ए इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन इज सिंपली पी स्क्वायर। ठीक, दिस इज सिंपली स्टेटेड इन अनदर वे। इसको हम एक दूसरे तरीके से हम सिंपल में कह सकते हैं। दूसरे तरीके से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, द प्रोबेबिलिटी दैट एन एलिलिक ए विथ ए फ्रीक्वेंसी पी। ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी है, जो संभावनाएं हैं एलिलिक ए का, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, क्यू है, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्यू है, किसका, एलिलिक ए का, अपीयर ऑन बोथ द क्रोमोसोम ऑफ डिप्लॉयड इंडिविजुअल। ठीक है, यह डिप्लॉयड इंडिविजुअल के दोनों क्रोमोसोम पे अपीयर होगा। ठीक है, डिप्लॉयड क्रोमोसोम के दोनों पर अपीयर होगा। तो इसको हम लिखेंगे सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटीज, दैट इज पी स्क्वायर। ठीक है, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पी स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो दिस इज सिंपली स्टेटेड इन अनदर वे। इस बात को हम एक सिंपल तरीके से दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि द प्रोबेबिलिटी दैट एन एलील ए की जो प्रोबेबिलिटी होगी विथ फ्रीक्वेंसी पी। ठीक है, एलील ए की प्रोबेबिलिटी जो है फ्रीक्वेंसी पी के साथ अपीयर ऑन द बोथ क्रोमोसोम ऑफ ए डिप्लॉयड इंडिविजुअल, जो कि दोनों क्रोमोसोम पे दिख रहा है डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स के दोनों क्रोमोसोम पे यह दिख रहा है, उसको आप सिंपली जो है प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी के रूप में लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं, पी स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज सिंपली स्टेटेड इन अनदर वे, द प्रोबेबिलिटी दैट एन एलील कैपिटल ए विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ ए पी अपीयर बोथ क्रोमोसोम ऑन डिप्लॉयड इंडिविजुअल इज सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, दैट इज पी स्क्वायर। सिमिलरली देखिए ध्यान से, सिमिलरली आप स्मॉल ए इज क्यू स्क्वायर। इसी तरह से हम स्मॉल ए स्मॉल को भी कैसे लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और आप
कैपिटल ए स्मॉल ए को 2pq, कैपिटल ए स्मॉल ए को कैसे लिखेंगे 2pq लिखेंगे, ठीक। हैंस पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इज बायोनोमियल एक्सप्रेशन ऑफ p प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। यह क्या है, एक बायोनोमियल एक्सप्रेशन है जिसको हम लिख सकते हैं p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है। व्हेन, अब यह चेंज कब होगा, यह फ्रीक्वेंसी जो आप पढ़े हैं, जो आप देख रहे हैं कि पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 है, और यह हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। अब यह चेंज व्हेन फ्रीक्वेंसी मेजर डिफर फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है। अब यहां ध्यान देने वाली बात है, व्हेन फ्रीक्वेंसीज मेजर डिफर फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है। जब आप फ्रीक्वेंसी को मेजर कर रहे हैं और वह मेजर फ्रीक्वेंसी जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू से अलग आ रही है, ठीक है। जो आप एक्सपेक्टेड वैल्यू है आपकी फ्रीक्वेंसी की, कि जो सम ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी जो होगी वो 1 के इक्वल होगी, ठीक है। और आपका फ्रीक्वेंसी जो होगा जीन पूल में कांस्टेंट रहेगा, जीन पूल में फ्रीक्वेंसीज जो है वो कांस्टेंट होंगी, और जो कि p प्लस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 के इक्वल होगा। लेकिन जब यह फ्रीक्वेंसी डिफरेंट आती है तब क्या होता है, व्हेन फ्रीक्वेंसी मेजर डिफर फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है। जब मेजर फ्रीक्वेंसी एक्सपेक्टेड वैल्यू से अलग आती है, द डिफरेंस इंडिकेट्स, तो ये जो डिफरेंस हैं वे बताते हैं द एक्सटेंट ऑफ इवोल्यूशनरी चेंज, ठीक है। तो डिफरेंस जो है इवोल्यूशनरी चेंज को बता रहे हैं। अगर नापी गई फ्रीक्वेंसी एक्सपेक्टेड वैल्यू से अलग आ रही है, इसका मतलब इवोल्यूशनरी चेंज हुआ है, इवोल्यूशनरी चेंज हुआ है, ठीक है। तो जब नापी गई फ्रीक्वेंसी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से डिफरेंट आती है, तो यह जो डिफरेंसी है यह आपको इवोल्यूशनरी चेंज को संकेत करती है। यहां पर परिवर्तन हुआ है, इवोल्यूशनरी चेंज हुआ है, ठीक है। तो जब नापी गई आवृत्ति अपेक्षित मान से भिन्न होती है, तो यह भिन्नता, यह दिशा विकासीय परिवर्तन की व्यापकता को संकेत देती है, ठीक है। व्हेन फ्रीक्वेंसी मेजर डिफर फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू, द डिफरेंस, द डायरेक्शन इंडिकेट द एक्सटेंट ऑफ इवोल्यूशनरी चेंज, यह जो है इवोल्यूशनरी चेंज को बताता है। डिस्टरबेंस इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, आर हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इससे हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम जो है या फिर जेनेटिक इक्विलिब्रियम जो है वह डिस्टर्ब हो चुका है। अगर फ्रीक्वेंसी जो है, ठीक है, डिफरेंट आ रही है, मेजर वैल्यू जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू से डिफरेंट आ रही है, इसका मतलब यह हुआ कि जेनेटिक इक्विलिब्रियम जो है डिस्टर्ब हो चुका है। हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम जो है डिस्टर्ब हो चुका है, दैट इज चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील इन ए पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन में एलील की फ्रीक्वेंसी जो है चेंज हो चुकी है। वुड देन बी इंटरप्टेड एज रिजल्टिंग इन इवोल्यूशन, और इसकी वजह से एवोल्यूशन होगा, इसकी वजह से क्या होगा, एवोल्यूशन होगा, ठीक है। तो जेनेटिक इक्विलिब्रियम जो है में चेंजेज जो है एवोल्यूशन की तरफ ले जाते हैं, एवोल्यूशन होने के कारण है। तो किसी भी वजह से अगर जेनेटिक इक्विलिब्रियम में चेंजिंग आती है, ठीक है, तो वह एवोल्यूशन होगा, वुड देन इंटरप्टेड एज रिजल्टिंग इन एवोल्यूशन, वह एवोल्यूशन की वजह बनेगा, ठीक है। तो अब किसी भी वजह से आप अगर जेनेटिक फ्रीक्वेंसीज को चेंज कर देते हैं तो उससे एवोल्यूशन होगा, ठीक है। तो जब आपने देखा कि नापी गई फ्रीक्वेंसी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से भिन्न होती है, तो यह जो डिफरेंसी है वह इवोल्यूशनरी चेंज को बताता है। और जेनेटिक इक्विलिब्रियम में डिफरेंसी, ठीक है, एक जीव, ठीक है, एक जीन पूल में एलील के फ्रीक्वेंसी में चेंजेस जो हैं
के रिजल्ट स्वरूप जो है एवोल्यूशन होता है। परिवर्तन से क्या होता है? एवोल्यूशन होता है। चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील इन ए पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में एलील की फ्रीक्वेंसी चेंज होने से देन वुड देन बी इंटरप्टेड एज रिजल्टिंग इन एवोल्यूशन, परिवर्तन होने से एवोल्यूशन होता है। 5 फैक्टर आर नोन, देखिए ध्यान से, 5 फैक्टर आर नोन टू अफेक्ट हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम। 5 फैक्टर हैं जो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देंगे, फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देंगे, जिससे एवोल्यूशन होगा। ठीक है, तो कौन कौन से 5 फ्रीक्वेंसी हैं जो हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल को डिस्टर्ब कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से इवोल्यूशन हो रहा है? तो आइए उसकी बात देखते हैं। दिस आर जीन माइग्रेशन आर जीन फ्लो। ठीक है, ये 5 फैक्टर कौन कौन है जिनकी वजह से हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल जो है, जो फ्रीक्वेंसी कंसेप्ट है, वो डिस्टर्ब हो जा रही है, जिसकी वजह से एवोल्यूशन हो रहा है। उसमें से पहला फैक्टर है जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो। सेकेंड है आपका जेनेटिक ड्रिफ्ट, सेकेंड है आपका जेनेटिक ड्रिफ्ट। थर्ड है आपका म्यूटेशन, थर्ड इज म्यूटेशन। फोर्थ इज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, फोर्थ इज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। एंड फिफ्थ इज नेचुरल सिलेक्शन, एंड फिफ्थ इज नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, तो ये 5 फैक्टर्स हैं जो हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं, उसके फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं, जिसकी वजह से इवोल्यूशन होता है। वे 5 फैक्टर हैं आपका। पहला है आपका जीन माइग्रेशन, जिसे जीन फ्लो भी कहेंगे। सेकेंड है आपका जेनेटिक ड्रिफ्ट, थर्ड है आपका म्यूटेशन, फोर्थ है आपका जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, और लास्ट फिफ्थ है आपका नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं इसको। when migration of a section of population to another place of population occur, gene frequencies change in original as well as new population। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें when migration of a section of a population of another place and population occur, gene frequency change in a original as well as new population। इस बात को ध्यान से समझें। इसमें कहा गया है कि जब किसी पॉपुलेशन से कुछ लोग दूसरी जगह चले जाते हैं, ठीक है, और वहां पर अपने पॉपुलेशन को ग्रो कराते हैं, तो जहां जाते हैं वहां पर भी फ्रीक्वेंसी चेंज हुआ, और जहां से गए हैं वहां पर भी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाता है। ठीक है, सपोज कीजिए यह कोई पॉपुलेशन है, यहाँ पे लोग रह रहे हैं, यह उनका जीन फ्रीक्वेंसी है, और यहाँ से कुछ लोग जो हैं चले गए, यह उनकी जीन फ्रीक्वेंसी है। ठीक, अब यह अपना पॉपुलेशन ग्रो करा रहे हैं, धीरे धीरे यह पॉपुलेशन ग्रो हो गया। ठीक, तो जब यह लोग गए हैं यहाँ से निकल के पहले वाले पॉपुलेशन से, तो यहाँ की फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, जाने की वजह से फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। और यहाँ से निकल के जब आए हैं तो इनके पास एक, ठीक है, टोटल फ्रीक्वेंसी तो है नहीं, कुछ हिस्सा लेकर आए हैं, और इन्हीं से डेवलप होके एक नया कॉलोनी तैयार हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, एक न्यू फ्रीक्वेंसी मिली, और ठीक है, तो इस तरह से दोनों जगह फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। इसकी वजह से यह मेन पॉपुलेशन से निकल कर गया है और इसने अपना नया पॉपुलेशन क्रिएट किया है, जिसकी वजह से एक न्यू फ्रीक्वेंसी मिली और पुराने फ्रीक्वेंसी में भी चेंज हुई। यह जो बीच वाला है, यह फाउंडर है, यह बीच वाला जो है फाउंडर है, जो निकल के बाहर आया है वो फाउंडर है, और इसने ही फ्रीक्वेंसी को चेंज का कारण बना है, एक न्यू फ्रीक्वेंसी डेवलप कराया है। ठीक है, इसे फाउंडर इफेक्ट कहा जाता है। फ्रीक्वेंसी में इसकी वजह से जो चेंजिंग हो रही है, इसे फाउंडर इफेक्ट कहेंगे। तो आप देख रहे हैं कि माइग्रेशन की वजह से फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। किसी भी पॉपुलेशन में रहने वाले लोग
अगर कुछ निकल कर चले जाएं और फिर वहां पर अपनी कॉलोनी बसा के जनसंख्या क्रिएट करें, ठीक है, तो इससे वहां पर भी जहां जाएंगे वहां भी फ्रीक्वेंसी उनकी चेंज होगी और जहां से जाएंगे वहां पर भी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। ठीक है, तो आइए इस बात को समझते हैं फिर से। व्हेन माइग्रेशन, जब किसी का माइग्रेशन होगा, जब एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, ऑफ ए सेक्शन, किसी सेक्शन से निकल के, पॉपुलेशन ऑफ अनदर प्लेस एंड पॉपुलेशन अकर, और दूसरे जगह जाके अपने पॉपुलेशन को तैयार करेगा, जीन फ्रीक्वेंसी चेंज इन द ओरिजिनल एज वेल एज इन न्यू पॉपुलेशन। ठीक है, तो जीन फ्रीक्वेंसी जो है ओरिजिनल में भी चेंज होगी जहां से गया था, और न्यू पॉपुलेशन में भी जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। ठीक, दिस न्यू जीन एलील आर एडेड टू न्यू पॉपुलेशन। ठीक है, और यह जो न्यू जीन है, जो एलील तैयार हुए हैं, यह न्यू पॉपुलेशन में ऐड हो जाएंगे, और जो जहां से आए थे वहां पे घट जाएंगे, लॉस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। एंड दीज आर लॉस फ्रॉम ओल्ड पॉपुलेशन, और ओल्ड पॉपुलेशन में ये कम हो जाएंगे। तो जहां पर जाके शामिल होंगे, ठीक है, जैसे पहले से कोई पॉपुलेशन बसा हुआ है और यहाँ पर भी एक दो पॉपुलेशन आपस में बसे हुए हैं, ठीक है, एक पॉपुलेशन यहाँ पे बसा हुआ है और एक पॉपुलेशन यहाँ पे बसा हुआ है। ठीक, और यहाँ से कुछ निकल के बाहर चले गए और यह जाके इसमें शामिल हो गए, तो इनके निकलने की वजह से यहाँ पॉपुलेशन चेंज हुआ और इसमें शामिल होने की वजह से यहाँ पॉपुलेशन चेंज हुआ। ठीक है, यहाँ पे जीन फ्रीक्वेंसी की कमी हुई और यहाँ पे जीन फ्रीक्वेंसी की वृद्धि हुई। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि दोनों जगह जीन फ्रीक्वेंसी में चेंजिंग हो रहे हैं, एक जगह फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है और एक जगह घट रही है। ठीक है, तो न्यू जीन आर एलील आर एडेड टू न्यू पॉपुलेशन, जो न्यू जीन एलील होंगे वह न्यू पॉपुलेशन में जाके जुड़ जाएंगे, ऐड होंगे। एंड दीज आर लॉस्ट फ्रॉम ओल्ड पॉपुलेशन, और यही जो है लॉस हो जाएंगे, इन्हीं की कमी हो जाएगी वर्ल्ड पॉपुलेशन में। ठीक, देयर वुड बी जीन फ्लो इन दिस जीन माइग्रेशन। ठीक है, इसकी वजह से, इस जीन माइग्रेशन की वजह से एक जीन फ्लो आ जाएगा। हैपेंस मल्टीपल टाइम्स, अगर यह बार बार ऐसा होगा तो जीन फ्लो हो जाएगा। अगर एक आध बार हुआ तो माइग्रेशन होगा, जिसे जीन माइग्रेशन कहेंगे, लेकिन बार बार कुछ लोग निकल के चले जा रहे हैं, बार बार कुछ लोग निकल के चले जा रहे हैं और जाके शामिल हो जा रहे हैं दूसरे में, तो इसे हम जीन फ्लो कहेंगे। एक आध बार गए तो जीन माइग्रेशन कहेंगे, लेकिन हर बार ऐसा हो रहा है, गांव को छोड़ के लोग जाके शहर में शामिल हो जा रहे हैं, वहीं बस जा रहे हैं, फिर गांव के जो बच्चे लोग हैं वो भी लोग शहर में जाके वहाँ की पॉपुलेशन में शामिल हो जा रहे हैं। तो अगर ये बार बार ऐसा होगा तो इसे जीन माइग्रेशन न कह के जीन फ्लो कहेंगे। ठीक है, तो आपने देखा कि देयर वुड बी जीन फ्लो इफ द जीन माइग्रेशन हैपेंस मल्टीपल टाइम्स। अगर जीन माइग्रेशन मल्टीपल टाइम्स होंगे, जीन माइग्रेशन कई बार होंगे, तो इसे हम जीन फ्लो कहेंगे। ठीक, इन द सेम चेंज अकर बाय चेंज, देखे ध्यान से, इफ द सेम चेंज अकर बाय चेंज इट इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, यह जो चेंज है, जो परिवर्तन की वजह से आ रहे हैं, ठीक है, हाँ, तो स्टूडेंट देखें, इफ द सेम चेंज अकर बाय चांस, ठीक है, अगर यह परिवर्तन किसी चांस की वजह से होता है, इट इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट, तब उसको जेनेटिक ड्रिफ्ट कहेंगे। जैसे मान लीजिए कहीं पर लोग रह रहे हैं और अचानक वहां पे कोई प्रॉब्लम आ गया, लोग परेशानी में आ गए, ठीक है, वहां पे कोई बीमारी आ गई, तो कुछ लोग वहां से भगेंगे, कुछ लोग वहां से भगेंगे। तो यहाँ पे चेंज किसी, ठीक है, किसी रीजन की वजह से आया है। इफ द सेम चेंज अकर बाई चांस, ठीक है, अगर किसी चांस की वजह से कुछ लोग चले जा रहे हैं तो इसे हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहेंगे। इफ द सेम चेंज अकर बाई चांस, ठीक है, यह परिवर्तन अगर संयोगवश होता है
तो इसे हम आनुवांशिक अपवाह कहेंगे, जेनेटिक ड्रिफ्ट कहेंगे। ठीक है, तो जेनेटिक माइग्रेशन, जेनेटिक फ्लो, ठीक है, जेनेटिक माइग्रेशन में आपने देखा कि पॉपुलेशन से निकल के लोग जा रहे हैं, ठीक है, तो इसे जेनेटिक माइग्रेशन कहेंगे, और बार बार जाएंगे तो जेनेटिक फ्लो कहेंगे। और अगर किसी चांस की वजह से, किसी घटना दुर्घटना की वजह से कुछ लोग चले जा रहे हैं तो इसे जेनेटिक ड्रिफ्ट कहा जाएगा। ठीक है, तो इफ द सेम चेंज अकर बाय चांस इट इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक, समटाइम्स द चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी इज सो डिफरेंट इन द न्यू सैंपल ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो कभी कभी ये जो परिवर्तन है, ठीक है, समटाइम्स द चेंज इन एलिक फ्रीक्वेंसी सो डिफरेंट। ठीक है, यह परिवर्तन जो है एलिक फ्रीक्वेंसी में कभी कभी एकदम डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, कभी कभी एलिक फ्रीक्वेंसी में यह परिवर्तन पॉपुलेशन में एक इतना डिफरेंट हो जाता है कि यह एक नया सैंपल की तरह प्रतीत होता है, एक नया सैंपल की तरह प्रतीत होता है। समटाइम द चेंज इन एलिक फ्रीक्वेंसी सो डिफरेंट इन न्यू, ठीक है, इन द न्यू सैंपल ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, न्यू सैंपल ऑफ पॉपुलेशन में ये जो एलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हुई है तो पॉपुलेशन में एक नया चीज दिखने लगता है, डिफरेंट दिखने लगता है पुराने लोगों से, दैट दे बिकम ए डिफरेंट स्पीसीज, और वह एक डिफरेंट स्पीसीज बन जाती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो चेंजेज हो रहे हैं ये कभी कभी एकदम डिफरेंट हो जाते हैं, पॉपुलेशन से अलग चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसे हम डिफरेंट स्पीसीज कह सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि कभी कभी एलेलिक फ्रीक्वेंसी में यह परिवर्तन पॉपुलेशन में एक न्यू सैंपल में इतने डिफरेंट हो जाते हैं, उन्हें हम न्यू स्पीसीज, ठीक है, वे न्यू स्पीसीज बन जाते हैं। समटाइम द चेंज इन एलिक फ्रीक्वेंसी इज सो डिफरेंट इन द न्यू सैंपल ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो कभी कभी एलिक फ्रीक्वेंसी जो है इतना डिफरेंट हो जाती है कि वह पॉपुलेशन में न्यू सैंपल बन जाती है, दैट दे बिकम डिफरेंट स्पीसीज, और एक अलग प्रजाति बन जाती है। ठीक है, और वह एक न्यू स्पीसीज बन जाती है, एक डिफरेंट स्पीसीज बन जाती है। द ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन, द ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन बिकम फाउंडर। ठीक है, तो जो ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन होगा, जो पहली बार निकल के बाहर आया होगा पॉपुलेशन से, वह फाउंडर बनेगा। द ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन बिकम फाउंडर एंड इफेक्ट इज कॉल्ड फाउंडर इफेक्ट। ठीक है, तो जो ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन होगा वह फाउंडर बनेगा एंड इफेक्ट इज कॉल्ड फाउंडर इफेक्ट, और इस इफेक्ट को फाउंडर इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो जो पहली बार जो पॉपुलेशन से निकल के बाहर आया है, जिसकी वजह से एक न्यू पॉपुलेशन तैयार हुआ है, उसे हम फाउंडर कहेंगे, उसे न्यू पॉपुलेशन को तैयार करने वाला फाउंडर कहेंगे, और यह इफेक्ट जो है फाउंडर इफेक्ट कहलाएगा। ठीक है, तो द ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन बिकम फाउंडर एंड इफेक्ट इज कॉल्ड फाउंडर इफेक्ट। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें बैक्टीरिया में, माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट सो दैट, ठीक है, तो माइक्रोब पर किए गए जो एक्सपेरिमेंट हैं, बैक्टीरिया के साथ जो माइक्रोब हैं उनके साथ जो किए गए एक्सपेरिमेंट है वो बताते हैं कि प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेजियस म्यूटेशन व्हेन सेलेक्टेड विल रिजल्ट इन ऑब्जर्वेशन न्यू फिनोटाइप्स। ठीक है, तो माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट सो दैट, जो सूक्ष्म जीवों पे किए गए प्रयोग हैं वे दर्शाते हैं कि, ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेजियस म्यूटेशन, ठीक है, जब पहले से उपलब्ध एडवांटेजियस म्यूटेशन होगा, कोई लाभकारी परिवर्तन हो जाए, ठीक है, जो उसके लिए फायदेमंद हो, माइक्रोब के लिए फायदेमंद हो, व्हेन सेलेक्टेड विल रिजल्ट, तो वह सेलेक्ट हो जाए। ठीक है, माइक्रोब में कोई एडवांटेजियस म्यूटेशन हुआ, पहले से कोई ऐसा परिवर्तन हुआ जो उसके लिए फायदेमंद है, और वह फायदेमंद वाला म्यूटेशन अगर सेलेक्ट हो जाए, ठीक है, व्हेन सेलेक्टेड विल रिजल्ट इन ऑब्जर्वेशन न्यू फिनोटाइप, तो इसका परिणाम होगा कि वह एक न्यू फिनोटाइप दिखाने लगेगा, एक नया फिनोटाइप उसमें दिखने लगेगा। ओवर फ्यू जनरेशन, कुछ ही जनरेशन के बाद,
ओवर फ्यू जनरेशन, कुछ ही जनरेशन के बाद उसमें नए लक्षण विकसित हो जाएंगे। तो जब पहले से उपस्थित लाभकारी म्यूटेशन, एडवांटेजियस म्यूटेशन को सेलेक्ट कर लिया जाएगा, जब वह सेलेक्ट होता है तब इसका रिजल्ट यह होता है कि नए फिनोटाइप जो है ओरिजिनेट होते हैं, नए फिनोटाइप दिखते हैं कुछ ही जनरेशन में। ठीक है, तो कुछ ही जनरेशन के बाद यह न्यू स्पीसीज बन जाएगी, कुछ ही जनरेशन बाद यह न्यू स्पीसीज बन जाएगी। ठीक है, दिस वुड रिजल्ट इन स्पेसिएशन, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, स्पेसिएशन हो जाएगा, नई जाति बन जाएगी। तो माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट शो दैट प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेजियस म्यूटेशन, माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट यह दिखाते हैं कि जो प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेजियस म्यूटेशन है, जो पहले से परिवर्तन हुए लाभदायक परिवर्तन है, एडवांटेजियस म्यूटेशन जो लाभदायक परिवर्तन हुए हैं, व्हेन सेलेक्टेड, अगर वे सेलेक्ट हो जाते हैं, अगर ये उनके लिए सही होते हैं, अगर वे सेलेक्ट हो जाते हैं, विल रिजल्ट इन ऑब्जर्वेशन ऑफ न्यू फिनोटाइप ओवर फ्यू जनरेशन, कुछ समय बाद जो है आप देखेंगे कि एक न्यू फिनोटाइप दिखने लगेंगे। दिस वुड रिजल्ट इन स्पेसिएशन, जो नई जात उत्पत्ति का कारण बनेंगे। ठीक है, तो आपने देखा कि सूक्ष्म जीवों में किए गए प्रयोग यह बताते हैं कि जब पहले से उपस्थित लाभकारी म्यूटेशन का सिलेक्शन होता है, तब जो रिजल्ट आता है वह नए फिनोटाइप के रूप में दिखता है, और कुछ ही जनरेशन बाद यह एक नए स्पीसीज बन जाएगी, एक नए स्पीसीज की उत्पत्ति हो जाएगी। ठीक, नेचुरल सिलेक्शन इज ए प्रोसेस इन विच हेरिटेबल वेरिएशन enabling better survival are enabled to reproduce and leave greater number of progeny। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि नेचुरल सिलेक्शन जो है एक प्रोसेस है, नेचुरल सिलेक्शन वह प्रोसेस है जिसमें अधिक जीवन सम जो, ठीक है, अधिक जीने के लिए जो वेरिएशन है, ठीक है, विच हेरिटेबल वेरिएशन इनेबलिंग बेटर सर्वाइवल, ठीक है, जो अच्छे तरीके से सर्वाइवल करने के लिए जो चीजें चाहिए वह हेरिटेबल हैं। ठीक है, वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचेंगी और वह स्पीसीज को इस योग्य बनाएंगी कि वह रिप्रोड्यूस करें, अपनी संख्या को बढ़ाएं और नंबर में बढ़ जाएं। तो नेचुरल सिलेक्शन जो है एक ऐसा प्रोसेस है जो कि वेरिएशन को, और ऐसे वेरिएशन को जो उनको बेटर बनाता है, उसको हेरिटेबल करता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करवाता है, और जिससे वह जो है स्पीसीज सर्वाइव करती हैं, रिप्रोड्यूस करती हैं और अपने नंबर्स को, अपने प्रोजेनी को बढ़ाने का काम करती हैं। The natural selection is a process which heritable variation enabling better survival and enabled to reproduce and leave greater number of progeny। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि नेचुरल सिलेक्शन वह प्रक्रम है जिसमें अधिक जीवन सम हेरिटेबल वेरिएशन को, ठीक है, जर्मिनेशन से अधिक अवसर मिलते हैं, रिप्रोड्यूस के अधिक अवसर मिलते हैं, और इनके प्रोजनी की संख्या उत्पन्न होती है, और इनके प्रोजनी की संख्या क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो अगर नेचुरल सिलेक्शन ऐसा हुआ, वेरिएशन ऐसे हुए जिनको नेचर ने सेलेक्ट कर लिया उस स्पीसीज के लिए, और वह उसके लिए बेटर है, तो वह उसके लिए फायदेमंद होगा, वह रिप्रोड्यूस करेगा, अपनी संख्या को बढ़ाएगा और उसके प्रोजेनी की संख्या बढ़ जाएगी, उसकी संतानों की संख्या जो है बढ़ जाएगी। A critical analysis make us believe that variation due to mutation or variation due to recombination during gametogenesis। ठीक है, अगर हम क्रिटिकल एनालिसिस करें, और क्रिटिकल एनालिसिस मेक अस बिलीव, तो यह हमें विश्वास दिलाता है कि, ठीक है, क्रिटिकल एनालिसिस हमें यह विश्वास दिलाता है कि वेरिएशन ड्यू टू म्यूटेशन की वजह से जो वेरिएशन होते हैं, या फिर वेरिएशन ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, या फिर जो वेरिएशन गैमेटोजेनेसिस के दौरान रिकॉम्बिनेशन की वजह से होते हैं, या फिर आर ड्यू टू जीन फ्लो आर जेनेटिक ड्रिफ्ट, या फिर जो जीन फ्लो की वजह से होते हैं या जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से होते हैं, इन सबका रिजल्ट यह होता है,
रिजल्ट इन चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन, इन सब की वजह से जीन के फ्रीक्वेंसी में चेंजेज आ जाते हैं, इनकी वजह से जीन की फ्रीक्वेंसी में चेंजेज आते हैं। एंड एलील इन फ्यूचर जनरेशन, ठीक है, और फ्यूचर जनरेशन के एलील भी चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम क्रिटिकल एनालिसिस करें तो इससे हमें विश्वास मिलता है कि म्यूटेशन हो, ठीक है, म्यूटेशन आर वेरिएशन ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, या पुनर्योजन हो, रिकॉम्बिनेशन हो, या जेनेटिक ड्रिफ्ट हो, जेनेटिक फ्लो हो, ये सब चीजें जो हैं जीन फ्रीक्वेंसी को या एलील्स को आने वाले जनरेशन में चेंज कर देती हैं, आने वाले जनरेशन में परिवर्तित कर देती हैं, ठीक है। आने वाले जनरेशन में ये सारी चीजें क्या होते हैं, चेंज कर देते हैं, जीन फ्रीक्वेंसी जो है ये सारी चीजें चेंज कर देती हैं। कपल्ड टू इनहैंस रिप्रोड्यूस सक्सेस, नेचुरल सिलेक्शन मेक इट टुक लाइक डिफरेंट पॉपुलेशन, ठीक है, और इससे जो रिप्रोड्यूस पावर है, रिप्रोडक्टिव सक्सेस जो है, ठीक है, उसमें सहायता मिलता है और वह उसका नेचुरल सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। हाँ, कपल टू इनहेंस रिप्रोड्यूस सक्सेस, कपल्स में रिप्रोड्यूस सक्सेस जो होगा वह बढ़ जाएगा। कपल टू इनहेंस रिप्रोड्यूस सक्सेस, रिप्रोड्यूस सक्सेस जो है, प्रोजनी उत्पन्न करने की क्षमता जो है वो बढ़ जाएगी। नेचुरल सिलेक्शन मेक इट टुक लाइक डिफरेंट पॉपुलेशन, और नेचुरल सिलेक्शन जो है एक डिफरेंट पॉपुलेशन को तैयार करने में मदद करता है। नेचुरल सिलेक्शन मेक इट टुक लाइक डिफरेंट पॉपुलेशन, नेचुरल सिलेक्शन जो है एक डिफरेंट पॉपुलेशन को तैयार करने में मदद करता है, ठीक है। तो जनन की सफलता के सहारे प्राकृतिक वर्ण इसको एक डिफरेंट पॉपुलेशन को आभास दे देता है। नेचुरल सिलेक्शन कैन बी लीड टू स्टेबलाइजेशन, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन जो है वह स्टेबलाइजेशन प्रदान करता है, नेचुरल सिलेक्शन जो है स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करता है। नेचुरल सिलेक्शन कैन लीड टू स्टेबलाइजेशन इन विच मोर इंडिविजुअल एक्वायर मीन कैरेक्टर वैल्यू, ठीक है, इसमें मतलब जो कैरेक्टर वैल्यू हैं, ठीक है, इट विच मोर इंडिविजुअल एक्वायर मीन्स कैरेक्टर वैल्यू, इसमें जो सेम कैरेक्टर दिखाते हैं इंडिविजुअल, उनकी संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नेचुरल सिलेक्शन कैन लीड टू स्टेबलाइजेशन, नेचुरल सिलेक्शन जो है स्टेबलाइजेशन को बढ़ाता है, नेचुरल सिलेक्शन किसको बढ़ाता है, स्टेबलाइजेशन को बढ़ाता है। इसका मतलब एक जैसे इंडिविजुअल की संख्या को बढ़ाता है। मोर इंडिविजुअल एक्वायर मीन कैरेक्टर वैल्यू, इससे ज्यादा इंडिविजुअल जो है एक कैरेक्टर को दिखाएं। नेचुरल सिलेक्शन जो है स्टेबलाइजेशन को बढ़ाता है, जिसमें विच मोर इंडिविजुअल एक्वायर मीन कैरेक्टर वैल्यू, इसमें ज्यादा इंडिविजुअल जो है मीन कैरेक्टर वैल्यू को दिखाएंगे, मध्यम आकार को दिखाएंगे, मध्यम आकार को दिखाएंगे। ज्यादा इंडिविजुअल जो है मध्यम आकार वाले होंगे, ज्यादा इंडिविजुअल कौन होंगे, मध्यम आकार वाले होंगे। और यह किसकी वजह से है, यह नेचुरल सिलेक्शन की वजह से है। तो आप देख रहे हैं फिगर में जो इंडिविजुअल की संख्या ज्यादा होगी वो मध्यम आकार वालों की होगी। मीडियम साइज इंडिविजुअल आर फेवर्ड, मीडियम साइज इंडिविजुअल को फेवर कर रहा है नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। फिनोटाइप्स फेवर्ड बाय नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन के कारण फिनोटाइप जो है फेवर हुए हैं, फिनोटाइप फेवर्ड बाय नेचुरल सिलेक्शन, फिनोटाइप जो है नेचुरल सिलेक्शन की वजह से फेवर हुए हैं, और इसकी वजह से मीडियम साइज इंडिविजुअल आर फेवर, मीडियम साइज के जो इंडिविजुअल हैं उनकी संख्या बढ़ेगी, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे, स्टेबलाइजेशन, स्टेबलाइजेशन। तो यह आप देख रहे हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑपरेशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ऑन डिफरेंट ट्रेट, ठीक है। तो यहां पर एक डायग्राम के रूप में नेचुरल सिलेक्शन को डिफरेंट ट्रेट के रूप में दिखाया गया है, और पहला जो डायग्राम है वह स्टेबलाइजिंग को बता रहा है, पहला डायग्राम जो है स्टेबलाइजिंग को बता रहा है। यह फर्स्ट फिगर आप जो देख रहे हैं वह स्टेबलाइजिंग का फिगर है। तो नेचुरल सिलेक्शन की वजह से जो मीडियम साइज होते हैं, ठीक है, उनको नेचुरल सिलेक्शन जो है, नेचर जो है उनको फेवर करता है, और यह स्टेबलाइज होते हैं, और यह स्टेबलाइज होते हैं। पीक गेट हाइयर एंड नैरोअर,
जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे पीक जो होगा वह हाई होता जाएगा और सकरा होता जाएगा। पीक जो है शिखर ऊंचा होता जाएगा और सकरा होता जाएगा। ठीक है, तो यह आपका ये जो फिगर है वह स्टेबलाइजेशन को बताता है। ठीक है, अस्थायीकरण को बताता है, और वह स्थायीकरण में मीडियम साइज इंडिविजुअल जो है फेवर होंगे नेचुरल सिलेक्शन की वजह से। ठीक है, अब सेकेंड जो है आपका डायरेक्शनल। ठीक है, डायरेक्शनल फिगर जो है वह बी वाला बता रहा है। इसमें पीक शिफ्ट इन वन डायरेक्शन, इसमें पीक जो है एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। पीक जो है केवल एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, तो यह डायरेक्शनल का ग्राफ है। पीक शिफ्ट इन वन डायरेक्शन, यह डायरेक्शनल का ग्राफ है। और थर्ड वाला ग्राफ आप देख रहे हैं वह है आपका डिस्ट्रप्टिव। थर्ड जो ग्राफ है वह कैसा है, डिस्ट्रप्टिव है, जिसमें आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ ग्राफ जो है आगे बढ़ रहे हैं। टू पीक इसमें बन रहा है। इसमें क्या बन रहा है, टू पीक बन रहा है। तो पहला वाला जो ग्राफ था वो स्टेबलाइजिस, ठीक है, स्टेबलाइजिंग ग्राफ था। सेकेंड जो थे वे डायरेक्शनल ग्राफ थे, जो एक डायरेक्शन में मुड़ रहा था। और थर्ड जो ग्राफ है वह डिस्ट्रप्टिव है, जिसमें आप कई पिक्स बनते हुए देख रहे हैं। यहाँ पे दो पिक को दिखाया गया है। इसी बात की जो है यहाँ पे चर्चा की गई है। तो देखे ध्यान से, यहाँ पे कहा गया है कि नेचुरल सिलेक्शन कैन लीड टू स्टेबलाइजेशन। नेचुरल सिलेक्शन जो है स्टेबलाइजेशन को बढ़ाता है, पहले वाले जो ए ग्राफ हैं, और इसकी वजह से इन विच मोर इंडिविजुअल एक्वायर मीन कैरेक्टर वैल्यू, और इससे ज्यादा जो इंडिविजुअल होते हैं वो मीन कैरेक्टर वैल्यू शो करते हैं, मध्यम साइज के होते हैं, मीन कैरेक्टर वैल्यू शो करते हैं। ठीक, डायरेक्शनल चेंज, जो डायरेक्शनल चेंज वाला है, जो कि बी ग्राफ है, जिसको बी हमने देखा एक डायरेक्शन की तरफ मुड़ रहा था, डायरेक्शनल चेंज, इसमें क्या होगा, मोर इंडिविजुअल एक्वायर वैल्यू अदर देन मीन कैरेक्टर। तो इसमें मीन कैरेक्टर से ज्यादा, ठीक है, कैरेक्टर जो है दूसरे लोग प्राप्त करेंगे। मोर इंडिविजुअल एक्वायर वैल्यू, इसमें मोर इंडिविजुअल एक्वायर वैल्यू अदर देन मीन कैरेक्टर वैल्यू। जो मीन कैरेक्टर वैल्यू होगा उसके अलावा जो है उससे अधिक जो है दूसरे इंडिविजुअल जो है अपने वैल्यू को प्राप्त करेंगे। तो इससे क्या होगा, डायरेक्शनल चेंज होगा। ठीक है, एक डायरेक्शन में ज्यादा लोग मुड़ जाएंगे, पॉपुलेशन जो है एक डायरेक्शन में मुड़ जाएगा। ठीक है, इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए अगर हमें एक जॉब के रूप में ले, गवर्नमेंट जॉब, अगर किसी पुलिस वैकेंसी ले लेते हैं, पुलिस वैकेंसी में ही लगातार गवर्नमेंट जो है जॉब निकाल रही है, हर साल जो है वैकेंसी निकाल रही है, तो इससे क्या होगा, मैक्सिमम लोग जो है पुलिस की तैयारी करने लगेंगे, पुलिस जॉब को पाने की कोशिश करने लगेंगे। तो इस तरह से यह अगर बार बार ऐसा होता रहेगा तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम लोग जो है मिड में आ गए हैं, मीडियम एक्वायर्ड मीन कैरेक्टर वैल्यू में सेलेक्ट हो चुके हैं, जब सब अधिकांश लोग जो है पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अचानक जो है, ठीक है, वह बंद हो गया और टीचर की वैकेंसी निकलने लगी। टीचर की वैकेंसी निकल लगी तो लोग जो है उस डायरेक्शन में मुड़ जाएंगे। तो ये डायरेक्शनल चेंज हो जाएगा, तो लोग अब टीचर की तरफ जाने लगेंगे। ठीक है, अब मीन से जो पुलिस वाले भर्ती लोग बार बार अधिकतम लोग तैयारी कर रहे थे, वो मीन से हटकर डायरेक्शनल में चले जाएंगे, अब टीचर वैकेंसी वाले पर चले जाएंगे। ठीक है, तो यही बात जो है यहाँ पे पॉपुलेशन के लिए कहा जा रहा है कि नेचुरल सिलेक्शन कैन लीड टू स्टेबलाइजेशन। नेचुरल सिलेक्शन जो है स्टेबलाइजेशन को बढ़ाता है। इसका मतलब विच मीन्स इंडिविजुअल एक्वायर मीन कैरेक्टर वैल्यू, इंडिविजुअल्स जो होंगे उनमें मीन कैरेक्टर वैल्यूज ज़्यादा पाई जाएंगी। डायरेक्शनल जो चेंज है, ठीक है, डायरेक्शनल चेंज, मोर इंडिविजुअल एक्वायर वैल्यू अदर देन मीन कैरेक्टर वैल्यू। तो अब जो है मीन कैरेक्टर वैल्यू से अलग मोर इंडिविजुअल जो है दूसरे वैल्यू को अगर प्राप्त करने लगेंगे तो इसे डायरेक्शनल चेंज कहेंगे। और डिस्ट्रप्शन की अगर बात की जाए, डिस्ट्रप्शन, तो डिस्ट्रप्शन में क्या होगा, मोर इंडिविजुअल एक्वायर पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू एट बोथ एंड। तो इसमें क्या होगा कि अधिकांश इंडिविजुअल जो है वह दोनों तरफ जाएंगे। ठीक है, पुलिस की तरफ भी कुछ भग जाएंगे और टीचर की तरफ भी जाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो कर्व होगा, ठीक है, उसमें अलग अलग पिक्स बनने लगेंगे। ठीक है, अलग अलग पिक्स बनने लगेंगे। तो मोर इंडिविजुअल एक्वायर पेरिफेरल कैरेक्टर, अधिकांश इंडिविजुअल जो है अब पेरिफेरल कैरेक्टर को निर्धारित करेंगे। ठीक है, कैरेक्टर वैल्यू एट बोथ एंड ऑफ डिस्ट्रप्टिव कर्व।
ठीक है। और यह जो है डिस्ट्रप्टिव कर्व जो है दोनों एंड पे आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा, दोनों एंड पे आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो डिस्ट्रप्शन में आप देख रहे हैं कि मोर इंडिविजुअल एक्वायर पेरिफेरल कैरेक्टर, अधिकांश इंडिविजुअल जो हैं अब पेरिफेरल कैरेक्टर को फॉलो कर रहे हैं, अधिक से अधिक कैरेक्टर को लेकर चल रहे हैं, जिसकी वजह से जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है अब यह दोनों डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगेगा। ठीक है। कैरेक्टर वैल्यू एट बोथ एंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, अब डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है वह दोनों किनारों पे आगे बढ़ने लगेगा। जैसे आप देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है अब इस डायरेक्शन में भी आगे बढ़ रहा है और इस डायरेक्शन में भी आगे बढ़ रहा है, जिससे 2 पीक्स बन रहे हैं। ठीक है। तो यह आपका डिस्ट्रप्टिव कर्व है। ठीक है। और सेकेंड वाला जो है डायरेक्शनल कर्व था, एक डायरेक्शन में बढ़ना शुरू हो गया था, डायरेक्शनल कर्व था, इस डायरेक्शन में बढ़ रहा था, पीक शिफ्टेड इन वन डायरेक्शन। ठीक है। और फर्स्ट वाला जो आपने ग्राफ देखा था वो स्टेबलाइजिंग ग्राफ था। ठीक है, यह स्टेबलाइजिंग ग्राफ था। ठीक है, पीक गेट हाइयर एंड नैरोवर स्टेबलाइजिंग ग्राफ में। ठीक है। दोनों तरफ जो है नंबर ऑफ इंडिविजुअल बराबर होंगे, मीडियम जो है आगे बढ़ेगा। यह सब किसकी वजह से हो रहा है? तो आप देख रहे हैं नेचुरल सिलेक्शन की वजह से हो रहा है। फिनोटाइप फेवर कर रहे हैं, फिनोटाइप फेवर बाय नेचुरल सिलेक्शन, मीडियम साइज इंडिविजुअल आर फेवर। ठीक है, मीडियम साइज के इंडिविजुअल जो है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां अगले टॉपिक की चर्चा की जाएगी। थैंक यू।